अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं एक दफा फिर सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। आज 22 मार्च 2026 है, एक दिन दूर पाकिस्तान डिफेंस डे से, जिसको मनाने के लिए पाकिस्तान खुद भी तैयार नहीं है अगर अस्करांडू ब्रिगेड से बाहर देखा जाए तो। लेकिन बहरहाल इस वक्त मेरे पास जो है वो इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जो रिपोर्ट मुझ तक पहुंची है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और उसके अलावा इमरान खान की रिहाई के लिए जो इस वक्त बातचीत चल रही है, या इमरान खान की हुकूमत वापस आए तो वो खित्ते में किस तरह की सूरत हाल क्रिएट कर सकता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा तनाजा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, इंडियन इंटेलिजेंस या स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के और इंडियन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर। वो भी मैं आपको मुख्तसर बताना चाहूंगा कि वो क्या तनाजा है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जो बातचीत लीक हुई है, और हम अपने सोर्सेज को बचाते हुए ये बात करेंगे, लेकिन हमने ये रिपोर्ट्स देखी हैं और रिपोर्ट्स हमारे सामने है, जिसमें वाज़े तौर के ऊपर ये पता चलता है कि इमरान खान को अभी भी आइसोलेशन के अंदर रखा गया है अडियाला जेल के अंदर। और इमरान खान की जो आंख का मामला है वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन इमरान खान साहब को लगाए जा रहे हैं, जो कि आंख के अंदर अगला इंजेक्शन भी लग चुका है और कोर्स कंप्लीट हो गया। और उसके अलावा ओरल इमरान खान साहब को स्टेरॉइड्स की गोलियां दी जा रही हैं, और उसकी वजह से विजन में कुछ बेहतरी बहरहाल वाकई हुई है, लेकिन अभी भी उनकी आंख जो है वो खराब है और वह मुकम्मल तौर के ऊपर खान साहब सेहतयाब नहीं है। और हमारी इतलात के मुताबिक ये हमने कंफर्म किया है कि जो डॉक्टर साहिबान उनको देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स शामिल हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की हॉस्पिटल केयर की रिकमेंडेशन दी। जो हॉस्पिटल केयर की रिकमेंडेशन पहुंचाई गई जीएचक्यू में, आसिम मुनीर से पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस की ये रिकमेंडेशन थी कि कोई जरूरत नहीं है, अगर इमरान खान अस्पताल गया तो फिर क्राउड को कंट्रोल करना हमसे पॉसिबल नहीं रहेगा, अडियाला जेल के अंदर ही जो है वो इलाज करवाया जाए जो इलाज करवाया जाए। तो ये तो इमरान खान साहब की सेहत है एक तरफ, दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी ने जो वादे किए हुए हैं, और बहुत से पाकिस्तान में जो बहुत बड़े बड़े टार्जन हैं उन्होंने उन वादों की बहुत जो है वो शादियाने बजाए हैं इमरान खान रिहाई फोर्स के नाम के ऊपर। उसके ऊपर भी जारी बात है, मैंने पिछले वीलॉग में तो बात की है कि कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा, लेकिन यह क्या वाकई कुछ करने जा रहे हैं, इसके ऊपर मैंने तहकीकात कुछ की हैं जो कि आपको शॉकिंग लगेंगी, और मैं वो तफसीलात बहुत जल्द आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन इमरान खान की रिहाई अब अमेरिका के अंदर तो मुमकिन नहीं रही, ये बड़ा वाज़े यहां पे लग रहा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो एक तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल के जरिए जो काम करवाना चाहता है, जो शिया सुन्नी फसाद करवाना चाहता है या ईरान के ऊपर हमला करवाना चाहता है अरब बादशाहों को साथ मिलाकर, तो उसमें इस वक्त उनको फेल फील्ड मार्शल चाहिए, अवाम का नुमाइंदा नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम तो इस जंग को अपनी जंग नहीं मानती, और अवाम ना अफगानिस्तान के खिलाफ जंग के ऊपर तैयार है, ना ही ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। तो उनको फेल फील्ड मार्शल वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। लेकिन क्या इस ऑपरेशन की वजह से, क्या पाकिस्तान के ईरान के ऊपर जो एक बहुत बड़ा तनाजा जारी है उस ऑपरेशन की वजह से, क्या जो हमारा खित्ता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसमें मजीद इस्तेकाम आएगा, या जो है मजीद खराबी पैदा होगी, मजीद जो है वो बिजनेस खराब होगा, मजीद सिक्योरिटी और अमन अमान खराब होगा? तो इसका जवाब तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर है कि अगर ये ईरान के ऊपर जो चढ़ाई करवाना चाह रहे हैं सुन्नी मलेशियाज की, और पाकिस्तान की फौज की जो तैयारी की जा रही है, उसके ऊपर मैं तफसीलात बताऊंगा कि आसिम मुनीर ने एक अलहदा, मैंने उसके ऊपर भी तफसीलात मुझ तक पहुंची हैं, कुछ कोलैबोरेट करना बाकी है कि इन्होंने क्या वादे किए हैं अरब बादशाहों से, जिनके अवज ये अपने कर्जे माफ करा के मजीद कर्जे उठाना चाहते हैं। लेकिन इसकी वजह से खित्ते की सूरत हाल तो मजीद खराब होगी, मखदूश होगी, जाहिर बात है। इस सूरत हाल में हमने कुछ इंतहाई बड़े बड़े लोगों से जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है इंडिया के अंदर या जर्नलिस्ट है, उनसे जब बातचीत की तो हमें पता ये चला, बहुत हैरान कुन इंकिशाफात हुए। मैंने उनसे पूछा कि आप जो है वो नवाज शरीफ को बाकायदा तौर के ऊपर सपोर्ट कर रहे थे, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक अफसर जब तक नवाज शरीफ लंदन के अंदर था तो उसके साथ राब्ते में भी रहता था, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से जेनेवा में मुलाकातें हुई, इजरायली भी उनके अंदर शामिल थे, अमरीकी भी शामिल थे, नवाज शरीफ और उसकी मौजूदा बेटी जनरल रानी मरियम
नवाज मरियम सफदर की, तो वो जब मुलाकातें हुई थी तो जाहिर बात है कि वो मुलाकातें फैसिलिटेट आप ही लोगों ने करवाई थी। तो नवाज शरीफ ने तो आपसे वादा किया था कि वो पूरे के पूरी सिचुएशन कंट्रोल में करेगा, आसिम मुनीर भी उसके कंट्रोल में होगा। तो अब बताइए कि अब आपका क्या ख्याल है? एक बहुत ही, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि जाहिर बात है कि इमरान खान को लेके एक बड़ा प्रो सेंटिमेंट भारत के अंदर पाया जाता है, और आपका दुश्मन मुल्क ही सही लेकिन दोस्त और दुश्मनी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन उनको भी अपना कारोबार चाहिए, उनको अमन चाहिए, और खित्ते में इस्तेकाम होगा तो वो बड़ी तेजी के साथ राइज कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वो राइज करते रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुली रहेगी तो एनर्जी कॉरिडोर खुला रहेगा, तो बहुत से मामलात उनके लिए आसान होंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर, और पाकिस्तान अगर पंगा लेता है जाके हिंदुस्तान के साथ भी या अफगानिस्तान के साथ भी और अब ईरान के साथ भी, तो वो उनको सूट तो नहीं करता। लेकिन बड़ा मुझे हैरान कुन बातचीत पता चली कि इंडिया के अंदर दो कम्युनिटीज का, एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है जो बेसिकली उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, जो अजित डोवाल साहब जो हैं वो लीड करते हैं, वो एक डोवाल डॉक्ट्रिन भी, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है जो जाहिर बात है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, टॉप लोग हैं, एशिया ग्रुप टाइप अशोक मलिक साहब जैसे जो लोग हैं, वो लोग, उनकी थॉट प्रोसेस है इस पे, वो दोनों आपस में बड़ी सवेरली क्लैश करती है। मैंने अशोक मलिक साहब से यही सवाल किया किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर एक क्लोज डोर बाय इनविटेशन ओनली मीटिंग में, एशिया पैसिफिक के ऊपर एक मीटिंग थी, उसमें मैं इनवाइटेड था। मैंने उनसे सवाल किया कि आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जो इसने 4 दिन की जंग की है और उसके बाद इस वक्त वो मजीद खित्ते की सिक्योरिटी खराब कर सकता है, लेकिन आप लोग अब भी क्या नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे जो इसको लेके आया? तो अशोक मलिक साहब का कहना यह था, और मैंने उनके बाद मीटिंग के बाद भी कॉर्नर्स में भी बाहर भी मुझे वो मिल गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आसिम मुनीर बड़ा जबरदस्त बंदा है, आप समझ नहीं रहे, आसिम मुनीर जो है वो काम ठीक कर रहा है। मैंने फिर इसके ऊपर जब मजीद तहकीक की तो मुझे पता यह चला कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जिसको अशोक मलिक साहब जैसे लोग जो है सपोर्ट करते हैं, उनका यह ख्याल है कि आसिम मुनीर उनको वो मौके फराहम कर रहा है जिसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान को डैमेज कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली, और पाकिस्तान के ऊपर जो उनका नैरेटिव है कि ये एक टेरर स्पॉन्सर स्टेट है, उसको मजीद सीमेंट करने में मदद मिलती है आसिम मुनीर की हरकत और सकनात की वजह से, विच मेक्स परफेक्ट सेंस, फाइन। लेकिन दूसरी तरफ जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं कि भाई इनको तो, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को तो मौका मिलता है आसिम मुनीर की वजह से अपने नंबर बनाने का, लेकिन हम ग्राउंड सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, और आसिम मुनीर अगर पंगे जो भी ले रहा है वो हमारे इंटेलिजेंस फेलियर या तो तस्वर किए जाते हैं, या हिंदुस्तान के अंदर हमले होते हैं तो नुकसान हमारा होता है, खित्ते के अंदर जो ये काम कर रहा है आसिम मुनीर, उसकी वजह से जो अदम इस्तेकाम हो रहा है वो हमारी डेवलपमेंट इफेक्ट कर रही है। और वो अब ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में जब भी सिविलियन सुपरमेसी पाकिस्तान में चंद पीरियड्स में रही है, तो उस वक्त उनके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर रहे हैं, और आखिरी मिसाल उसकी जो है वो करतारपुर कॉरिडोर खुला था, वो इमरान खान के दौर की मिलती है। और कहा यह जाता है कि आसिम मुनीर को DGISI के रैंक से हटाने के लिए एक इमरान खान का एक बहुत बड़ा जो प्राइमरी मोटिवेशन ये भी थी, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी जिसके ऊपर बात नहीं की जाती, कि ये जो लश्कर है और जो मुजाहिदीन के कैंप हैं जो मकबूजा कश्मीर में जाके काम करते हैं, उनको मुशर्रफ ने बंद किया हुआ था, लेकिन वो फिर भी प्लेस थे लाइन ऑफ कंट्रोल की सेकंड टियर के अंदर, बालाकोट जैसी जगहों के ऊपर, रावला कोट से आगे कुछ जगहों के ऊपर, उनको इमरान खान ने परमानेंट इस पॉलिसी के तहत बंद करके कहा था कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट करें। अब जब फैसला हो चुका है कि अक्रॉस LOC कुछ नहीं करना, तो इन लोगों को आपने किस लिए रखा हुआ है? और इमरान खान के दौर में जो है वो एक हमले के बाद, बालाकोट वाले वाकये के बाद जो है वो स्टेबिलिटी आई थी उस रीजन के अंदर, और उस दौर के अंदर सबसे कम जो है वो इंसिडेंट्स हुए थे दहशतगर्दी के, टेररिज्म के इंडिया के अंदर। बहरहाल उनकी सोच है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, और उसका वो क्रेडिट इमरान खान को देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर इमरान खान को लेके एक सेंटिमेंट बन रहा है। लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में लोगों को यह बताया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की अवाम की पसंद है,
اور ان پہ اس کو اس لیے ہٹا کے جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور عاصم منیر قابض ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت ہندوستان کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے, انٹیلیجنس کمیونٹی ہے, وہ نواز شریف سے ٹوٹل بدزن ہو چکی ہے. نواز شریف نے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے جھوٹ بولتا رہا, یہ اس نے خود پہلے جو کچھ بھی فوج کے ساتھ مل کے کیا ہمیں یہ کہتا رہا کہ جناب میں تو مجبور ہوں, یہ سارا کچھ فوج کر رہی ہے. لیکن یہ جب عاصم منیر کو لے کے آیا, جن وعدوں کے اوپر لے کے آیا, حالانکہ سعودیہ بھی اس کے خلاف تھا, امریکہ بھی اس کے اوپر راضی نہیں تھا, اس نے کنونس کیا کہ نہیں اس کو لگا دیں اور ہمارا بڑا زبردست کام ہوگا اور ہم کنٹرول کے اندر رہیں گے. کنٹرول تو الٹا ہونا ہے, پہلگام کے اندر واقعہ ہوا اور اب یہ ہر دوسرے دن ایک نیا کام کر رہا ہے. اور عاصم منیر اگر رہے گا, یہ اسٹریٹجک کمیونٹی کا کہنا ہے, انڈین ڈپلومیٹک کمیونٹی کہتی ہے جتنا عرصہ رہے گا ہماری موجیں ہیں, یہ اپنے پٹھے کام کرتا رہے گا اور ہم بتاتے رہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے, جو ان کا پرانا بیانیہ ہے وہ چلاتے رہیں گے. اسٹریٹجک یا انٹیلیجنس کمیونٹی ان کی کہتی ہے, جو بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہتی ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی کیونکہ اس بندے کو لیجیٹمیسی لینی ہے اور لیجیٹمیسی اس کو نہ تو افغانستان پہ حملہ کر کے ملے گی, نہ ایران پہ حملہ کر کے, بلکہ الٹا کام ہوگا, یہ ہمارے اوپر آئے گا ہی آئے گا اور حملہ کرے گا ہی کرے گا. اور یہ پورا جو ٹیرر انفراسٹرکچر کھڑا کیا گیا پاکستان کے اندر, جو اس وقت سنی ڈومینیٹڈ ٹیرر انفراسٹرکچر ہے, کلعدم تنظیمیں ہیں جن کو آج دن تک آئی ایس آئی چلا رہی ہے کراچی میں, اب اس کے اندر مزید پیسہ آنے والا ہے. تو جس طرح افغان جہاد کے زمانے میں پیسہ آیا تھا تو ایک طرف تو افغان جہاد یو ایس ایس آر کے ساتھ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی انہی لوگوں کو جب کام پورا ہو گیا 1980 کی دہائی میں تو وہ ہندوستان کے خلاف ان کو ڈائریکٹ کر دیا گیا تھا. اب بھی جب ان کلعدم تنظیموں کے اوپر پیسہ آئے گا تو لشکر جھنگوی وغیرہ کو چھوڑ کے, سپاہ صحابہ کی آف شوٹس وغیرہ کو چھوڑ کے زیادہ تر تنظیمیں جو ہیں, جو سنی ملیشیاز ہیں, ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کو آئی ایس آئی اسپانسر کرتی ہے, وہ تو اینٹی انڈیا کھڑے کیے گئے ہیں. انڈیا کے اندر جا کے جو بھی آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ انفلٹریشن کر کے انسرجنسی کریٹ کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں. اور ان کو اب جب دوبارہ ڈالر آنا شروع ہوگا تو ان کو بھی پولیٹیکل لیجیٹمیسی لینے کے لیے ہندوستان کے اوپر حملہ کرنا ہی پڑے گا. ایران کے ساتھ جو ہے وہ حملہ تو کریں گے ہی کریں گے, لیکن ایک ان کا پرونگ ہندوستان کی طرف بھی ہوگا. اور یہ حقیقت ہے, اس کو کوریبوریٹ کرتی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کہ بھائی ہمیں تو لیجیٹمیسی چاہیے, اور لیجیٹمیسی تو صرف اور صرف ہندوستان کے ساتھ پنگا کر کے آتی ہے, ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ تو نہیں آتی. اب وہاں پہ ہم نے ڈالر کمانا ہے ایران کے ساتھ پنگا کر کے, افغانستان کے ساتھ ہم نے نیریٹو بنانا ہے, چل نہیں رہا, لیکن کوشش ہم کر رہے ہیں, لیکن ہمیں بہانہ بھی بنانا ہے. لیکن اصل تو ہمیں تو ملے گا جو اپنی عوام کے اندر مقبولیت اور ہمیں اپنی عوام کے اندر شہرت اور پٹواری میڈیا سیلز کے اندر جو شہرت ملے گی وہ تو تبھی ملے گی جب ہم ہندوستان سے پنگا کریں گے. تو یہ بات کیا آپ کے خیال میں اکراس دا بارڈر ان کو نہیں پتا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاکستان کے اندر وہ لیڈرشپ لانی ہوگی, اس کو بٹھانا ہوگا یا اس کو فیسلیٹیٹ تو کم از کم کرنا ہوگا. چاہے میں امریکہ کو یہ بات کرنی ہو, لوبنگ کرنی ہو, اور چاہے ہمیں کہیں اور کرنی ہو کہ جناب وہاں پہ عوام کی مرضی کا لیڈر آ کے بیٹھے جو پاکستان کی اپنی ترقی کو دیکھے, استحکام کو دیکھے, اور وہ تو عمران خان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. پرابلم انڈیا کا اپنا اس وقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ڈپلومیٹک کمیونٹی کے ذریعے تمام لابنگ ایفرٹ ہوتی ہے, اور ڈپلومیٹک کمیونٹی اس بات پہ بلے بلے کر رہی ہے کہ عاصم منیر ہمارے لیے بہت اچھا ہے بھائی, کیونکہ اس کی وجہ سے ہم اپنا بیانیہ چلا سکتے ہیں. لیکن وہ تو صرف براؤنی پوائنٹس کما رہے ہیں. گراؤنڈ کے اوپر تو انڈین اسٹریٹجک کمیونٹی ہے یا انٹیلیجنس کمیونٹی ہے یا ملٹری کمیونٹی ہے جو کہ عاصم منیر کی حقیقت جانتی ہے, اور وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اگر سٹیبلٹی چاہیے تو ہمیں پاکستان کے اندر سٹیبل نیبر ہوگا تو تب سٹیبلٹی ہوگی. پھر آخری سوال اس کے اوپر میں نے جو ان سے کیا, ایک میرے بڑے سینئر جرنلسٹ دوست ہیں, میں نے کہا آپ کی تو چانکیہ پالیسی تھی بھائی, چانکیہ پالیسی تو کہتی ہے کہ نیبر کے ساتھ حالات خراب رکھو, نیبر کے نیبر سے حالات ٹھیک رکھو. انہوں نے کہا کہ سر چانکیہ جو ہے وہ اس وقت کی پالیسی تھی جس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھیں اور آپس کے اندر وہ لڑا کرتی تھی. اب جو زمانہ آ گیا 200-300 سال بعد, اب جو بات چیت ہے وہ یہ ہے کہ پورے ریجن کی بات ہو رہی ہے, اور یہ بہت بڑے خطے کے اوپر اب جو ہے وہ کچھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تو ہے نہیں, نیوکلیر ایرا کے اندر ہم رہ رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے ہندوستان کے اندر تو ہمیں ہمارا ریجن سٹیبل چاہیے. تو اس سٹیبلٹی تبھی ممکن ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ بھی بتا دو, کیا عمران خان کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں.
اگر نہیں ہے تو اس لیے عمران خان کی واپسی کے لیے جو ہے وہ انڈین اسٹریٹجک کمیونٹی کا خیال ہے کہ ان کی واپسی ہی صرف اسٹیبلٹی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا سکتی ہے, بٹ میکس پرفیکٹ سینس. And to all the people like Mr. Ashok Malik and the diplomatic community and who consider themselves to be the strategic community, you're not. You're just brownie point earners. اس لیے آپ کی توندیں اتنی زیادہ باہر ہیں. براؤنی کم کھایا کرو یار. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے آپ کی اور اسٹریٹجک کمیونٹی ہے, ان کی بات سنو. اپنا خیال رکھیں, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.